जॉन, आप क्या समझते हैं कि ओनली मीडिएटर तो पाकिस्तान था, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या पाकिस्तान खुद मोहतात हुआ है इस मामले के ऊपर कि जब सीज़ फायर हुआ और उसके बाद फिर कई मौक़ों के ऊपर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई, लबनान के महाज को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। बेशुमार आवाज़ें उठना शुरू हुई थी कि पाकिस्तान जो है उसने बाकायदा तौर पे ईरान के सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि लबनान उसके अंदर शामिल है, और पाकिस्तान ने अमेरिका को बावर करवाने की बारहा कोशिश की कि ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी गर्दाना जाएगा, आपको इसराइल के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। और बारहा मौक़ों के ऊपर हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और फील्ड मार्शल हैं वो ईरान गए, तेहरान में मुलाकातें हुई, लेकिन अब की बार जो कतरी मीडिएटर हैं वो भी बीच में आए हुए हैं। और फिर बात ये हो रही है कि यूरोप के किसी मकाम के ऊपर जो है इस पूरे मामले को तय पाना है। अब जिस मुल्क और शहर का नाम आ रहा है उसके बारे में भी अभी कुछ इबहाम बाकी हैं, लेकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड का ही उसे नाम दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक मजबूत रही, किस हद तक एतमाद कायम रहा, और पाकिस्तान इस वक्त किस हद तक हिफ्ज़े मातकद्दुम साइड पे है या मीडिएशन के अंदर मौजूद है? देखिए, यहाँ से मेरा मानना ये है कि जब एक मुआहदा हो रहा होता है ना, दो फरीकैन के बीच में जब आप निगोशिएट कर रहे होते हैं, तो जितने लोग आ सके इस प्रोसेस के अंदर उतना ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान का नाम अभी भी है मीडिएटर्स के तौर पे। जैसे कल बकाई साहब ने कहा रात को कि पाकिस्तान एंड ओमान आर मेकिंग पाकिस्तान एंड कतर आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो इस बात की रिकग्निशन है ईरान की तरफ से कि पाकिस्तान इज द ऑफिशियल मीडिएटर, एंड पहले भी ये बात कर चुका है ईरान। और कतर अगर इसके बीच में आ रहा है तो आई थिंक उसकी वजह ये है कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो डायरेक्टली कतर से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एसिड्स की अनफ्रीजिंग की बात जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एसिड जो है वो कतर के अंदर पड़े में, तो कतर को इस चीज के बीच में आना जरूरी है। और कतर जो वो कंट्रीज जो जिनके अंदर एसिड्स मौजूद हैं, आई थिंक उनका उनका सबका आना आप देखेंगे आगे जाके। एंड आई थिंक कि अगर पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल पोजीशन देखें तो उस पोजीशन में कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का कोई रोल जो है वो खराब रहा है या बुरा रहा है या किसी तरीके से बायस्ड रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान जितना कर सकता है वो उतना पाकिस्तान ने किया। और आपने आपने देखा कि इस्लामाबाद को बड़ा अच्छी तरीके से रिकग्नाइज किया एज द ऑफिशियल मीडिएटर हमेशा से ईरान ने। सो आई डोंट थिंक कि लोकेशन का इससे ताल्लुक है कि अगले, अब मुझे लग रहा है कि वो लोकेशन चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है उन्होंने कहा कि जी वो फ्लाइट बहुत दूर है, पाकिस्तान बहुत दूर है, हमारे लिए आना। आई थिंक ट्रम्प का ये इस तरीके की बातें करना नॉर्मल है। एंड बट आई थिंक लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल। अभी तो पता नहीं है कि कहाँ पे होंगे मुज़ाकरात, लेकिन पाकिस्तान का रोल तो ऑब्वियसली आपके सामने है कि ईरान ने उसको हमेशा से अप्रिशिएट किया। एंड आई थिंक इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि पाकिस्तान का ही वो मीडिएशन प्रोसेस है जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, जो हालिया हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, जिसमें कशम पे हुआ, बंदर अब्बास के अतराफ में हुआ, फिर कोहे मुबारका पे हुआ, और दीगर जो उससे मुल्क का इलाके हैं, सेरेक जासक की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे होने वाले हमलों की नौइयत क्या थी, नुकसानात का अंदाज़ा क्या लगाया गया है, और इसके जवाब में जो ईरान ने हमले किए थे उनकी नौइयत क्या थी, और उसके नुकसानात की इत्तलात अभी तक क्या मिली? देखें, 7 मकामात पे ईरान को कल हिट किया गया कल सुबह। और इसके अंदर जैसा कि आपने मेंशन किया, जस्क, बंदर अब्बास, कैशम, सिरिक और मीनाब के पास कुछ इलाके हैं वहां पे। आसूलिया के अंदर क्या कहा जा रहा था एक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ है, ऐसा नहीं, मैंने लोकल सोर्सेज से चेक किया, ऐसा नहीं हुआ था। शिराज के अंदर कहा जा रहा था कि अटैक्स हुए और एयरपोर्ट पर अटैक हुआ। मैंने मेयर असदी साहब जो है उनसे खुद पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अटैक, एयरपोर्ट पर अटैक वाली बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड लोकल सोर्सेज से भी पता किया, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। करज के अंदर हाउएवर अटैक हुआ, और जो डैमेज है अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज जो हुआ है वो सिरिक के अंदर 2 वाटर, बेमानी एक गांव है उसके अंदर 2 वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। उन 2 वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज को अमेरिका ने पिन पॉइंट प्रिसिशन, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि प्रिसिशन स्ट्राइक के थ्रू उसको हिट किया। उसके आसपास कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और नजर आ रहा था कि वो एक वाटर स्टोरेज फैसिलिटी है। बहरहाल वहां पे हिट करने के बाद अब 20,000 लोगों के पास गांव में जो है वो पानी नहीं है। एंड आई थिंक ये सबसे ज्यादा बड़ा डैमेज था, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम ऑलरेडी ईरान के अंदर है और लिखा हुआ भी था उस टैंकर के ऊपर के पानी जो है वो एक, उसको असराफ ना करें, वो एक अजीम चीज है। आई थिंक ये डैमेज जो है वो सिग्निफिकेंट था। उसके अलावा 2 इंजरीज हुई, उसके अलावा कोई किसी डैमेज की जो है वो रिपोर्ट नहीं आई। और जो रिटेलिएशन हुई ईरान की तरफ से उसके अंदर 18 मकामात के ऊपर, उर्दन के अंदर मौफक अल सल्ती एयरबेस के
ऊपर अटैक हुआ, जिसको अल अक्सर बेस भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी अटैक हुआ। बहरेन के अंदर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटी बेस और शेख ईसा बेस, इन दोनों बेसिस को टारगेट किया। और कुवैत के अंदर इन्होंने जो अली अल सालिम बेस है और आई थिंक अल उदैद जो बेस है, उसके ऊपर हमला किया। एंड आई थिंक यहाँ पे जो सबसे सिग्निफिकेंट डैमेज रिस्पॉन्स में हुआ है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट था जॉर्डन के अंदर। जॉर्डन पहले तो बहुत दूर है, और जॉर्डन के अंदर जो नए पेट्रियट सिस्टम्स हैं वो डिप्लॉय हुए हुए हैं। एंड जॉर्डन के अंदर जो F-35 का हैंगर है, जो जहाजों का हैंगर है, हम्म। उसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। इसराइल इस अटैक के अंदर नहीं था, जो अभी यूएस के साथ उन्होंने स्कर्मिशेस की। तो यूएस की जितने इंटरेस्ट थे, जिन कंट्रीज ने सपोर्ट किया था यूएस को अटैक करने में, उन कंट्रीज के जो है वो बेसिस के अंदर, यूएस के बेसिस के अंदर उन्होंने अटैक्स किए। एंड आई थिंक दैट ये जो हॉर्मोज को बंद करने का जो जो आइडिया था, देखिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट काम ईरान ने ये किया है पिछले हमलों में कि उन्होंने हॉर्मोज को बंद कर दिया। एंड आई थिंक ये हॉर्मोज को बंद करने वाली ही बात थी जिसकी वजह से ट्रंप एकदम से कहता है कि जी हम लोग अभी सीज फायर कर रहे हैं और डील जो है वो हमारी होने ही वाली है। सो आई लेकिन थिंक लेकिन हॉर्मोज उस आई पे थिंक जॉन एक मेन। सवाल उठता है कि लबनान के महाज के ऊपर ईरान का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे ये रहा है कि जब तक लबनान में जंगबंदी नहीं होगी तब तक सीज़ फायर मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता, या मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हो सकते। तो लबनान का महाज तो अभी भी गर्म है। तो इस ज़िमन के अंदर पसे पर्दा सिफारतकारी में अमेरिका ने सहूलतकारों या सिफारतकारों के थ्रू ईरान तक क्या पैगाम पहुंचाया है लबनान के महाज के हवाले से? देखिए, ईरान को ये बोला गया, और ये मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मुझे दो तीन लोगों ने जो है ऐसा कहा है। ईरान को ये अश्योरेंस दी गई है कि इजराइल इसके अंदर खामोश रहेगा, चुप रहेगा और कुछ नहीं करेगा। बीच में लबनान का, सिर्फ लबनान ही नहीं है यासिर, मैं आपको बताऊं, गाजा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, यमन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इराक भी इसके अंदर। जहां जहां एक्टिव फ्रंट खोलेगा इजराइल, वहां वहां ईरान अपनी डेडलाइन जो है वो ड्रॉ कर देगा और कहेगा कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम महाजों पर जंग बंद होना जरूरी है। हम्म। लेबनान पे इस वक्त इसलिए फोकस हो रहा है क्योंकि लेबनान के अंदर इस वक्त एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो चल रहा है। गाजा के अंदर आपको पता है, और फलस्तीन के अंदर आपको पता है कि ऑल्दो वहां पे वो कोशिश करते हैं बमबारी करने की, और करते भी हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट सीज फायर विद हमास और कंसिस्टेंट सीज फायर विद रेजिस्टेंस फोर्सेस एक्टिव है, और इस तरीके का हमला नहीं हो रहा कि वो ग्रैंड स्केल पे तबाही मचाए। हम्म। लेकिन बहरहाल ईरान की ये रिक्वायरमेंट है कि डिमांड आगे जाने से पहले ये डिमांड है कि जितने भी महाज हैं उनके ऊपर कंप्लीटली जंग बंद होनी चाहिए। आपने देखा कि लास्ट टाइम भी लबनान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ईरान ने, जबकि वो चाहता तो लबनान को साइड पे रख के कहता कि जी चले हम लोग दोनों डील कर देते हैं, लबनान का हम बाद में देखेंगे। हम्म। तो आई थिंक लबनान और दूसरी जगहों के बगैर ईरान जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा विद द सीज फायर, सॉरी विद द अग्रीमेंट। और ये चीज डेमोन्स्ट्रेट कर दी है ईरान ने कि अगर अब दोबारा इंगेज करता है इसराइल बैरूत के साथ या दूसरे इलाकों के साथ जो कि अर्बन इलाके, जो कि पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, उनके साथ अगर इंगेज करता है तो ईरान जो है वो अटैक भी करेगा इसराइल के ऊपर। तो ना सिर्फ ये कि वो डील नहीं करेंगे, बल्कि ये कि वो अटैक भी कर सकते हैं अगर इसराइल एस्केलेट करे। हिजबुल्ला इस वक्त एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में खुद भी चाहती है कि जो इलाके हैं जो कब्जे में हैं उनसे छुड़वाया जाए सदर्न इलाकों की तरफ, हम्म। और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि अगर सीज फायर हो तो पूरे लबनान के अंदर हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरूत के अंदर हो। एंड आई थिंक कि इजराइल इस चीज के साथ अग्री नहीं करता कि इसके ऊपर, लबनान के ऊपर किसी भी तरीके की सीज फायर होनी चाहिए। तो आई थिंक एक पोजीशन हमें नजर आएगी बनती हुई जहां पे ईरान अग्रीमेंट के अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक लबनान का इशू रिजॉल्व ना हो जाए। मैं आपको बता दूं कि अभी भी एक ऐसा इशू है जिसको जो एक कांटे के तौर पे इस अग्रीमेंट के अंदर जो है वो मौजूद है, इसराइल जिसकी हम बात करते हैं, जिसको स्पॉइलर भी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि ये सब कोऑर्डिनेटेड होता है, और आगे जाके ट्रम्प जो है वो उसको कंट्रोल, या यूएस जो है उसको कंट्रोल कर ही लेगा इसराइल को किसी तरीके से। अच्छा, मैं सवाल अगर ईरान की मुश्किलात और ईरान की रिहैब के हवाले से करूं, मुश्किलात किस हद तक बड़ी हैं मुआशी एतबार से, और दूसरा ये कि जितना नुकसान हुआ इस जंग के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ या बड़े पैमाने के ऊपर तबाही का हुआ, उसको किस हद तक कवर कर लिया गया है। मैं आपसे इत्तलात नहीं पूछूंगा कि आपको इत्तलात क्या है, आप तेहरान के अंदर मौजूद होते हैं, तो तेहरान में आपने आंखों क्या देखा है, और फिर आपने गुज़श्ता दिनों शहराज का सफ़र किया है, वहाँ पर भी बहुत बमबारी हुई, तो रास्ते में जो इलाके थे वो और बिलखुसूस शहराज, वहाँ की सूरत हाल क्या है? देखिए, यहाँ पे जो हमलों में डैमेजेस हुए हैं, सबसे बड़ा लॉस तो जाहिर है मेरे ख्याल में लॉस ऑफ लाइफ है, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन बहरहाल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी बहुत ज्यादा हुआ है, और इन्फ्लेशन भी इस वक्त ईरान में 52% इन्फ्लेशन है, महंगाई यहाँ पे हो रही है, नो डाउट, कोई कोई इसमें शक नहीं है, दो राय नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और बात सारी ये है कि जो धमाके हुए हैं
वो अगर आप देखें तो ईरान तेहरान के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो हिट्स हुए थे इन टर्म्स ऑफ द टोटल स्ट्राइक्स। और इतलात मैं वैसे तो नहीं वो 1,25,000 बिल्डिंगें और ये सब नहीं बताऊंगा आपको, जो मैंने आंखों देखी चीजें देखी वो ये देखी कि वाकई में मैं अगर आपको बिल्कुल, अगर आप अभी मेरे पास आ जाए ईरान तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप अगर तेहरान घूमेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा कि कहीं पे अटैक हुआ हुआ है या कहीं पे डैमेज हुआ हुआ है। बहुत मुश्किल होगा वो जगह पैदा करना जहां पे आपको अभी भी कंप्लीट डैमेज या डैमेज किसी तरीके का नजर आए। उसकी हम्म। वजह ये है कि जो कंप्लीटली डैमेज बिल्डिंग्स थी उनको इन्होंने साफ कर दिया है, बुलडोज कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि पूरे पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको मैंने देखा कि पूरे पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो है वो यूएस और इसराइल ने, उसके अंदर जितने भी खानदान रह रहे थे वो शहीद हो गए। और वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो है वो उन्होंने रिसालत के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो भी बनाई है उसकी, उन्होंने हिट की है। और आई थिंक आगे अगर चले जाएं तो ऐसे ऐसे वाकयात हैं यासिर के मैं हैरान हो गया सुन के कि किस तरीके से, ना जाने किस तरीके से इन्होंने बमबारी की है। क्योंकि लमर्द के अंदर और मीनाब के अंदर, जब मैंने मीनाब में दूसरी दफा गया, मीनाब से मैं वीडियो नहीं बना पाया, दूसरी दफा भी गया मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो बनाने की, क्योंकि वहां की हालत ऐसी है। और माँ बाप से अगर आप बात करें तो माँ बाप बच्चों के जो टुकड़े हैं उनको उनको देख देख के उनसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका बच्चा कौन है। एक बाप ने तो मुझे बताया कि उसने अपने बेटी की जो लाश है उसको अंगूठी से पहचाना। तो आप सोचे जुल्म कितना हुआ है कि वहां पे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रहे थे। कुछ कब्रें ऐसी थी जिसके अंदर बच्चे थे ही नहीं, क्योंकि वो हमले के बाद उनका कोई वजूद बाकी ही नहीं रहा। यकीन करें, बहुत बहुत मुझे बहुत देख के हमले देख के एक मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट चलाएंगे, मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता ये कितनी मतलब कितनी बुरी सिचुएशन थी। लेकिन लामर्द के अंदर इन्होंने, अमेरिका ने लामर्द के अंदर ऐसी मिसाइल टेस्ट की। और मैं पहला फॉरेन जर्नलिस्ट था जिसने लामर्द को कवर किया है, जो जिसको लामर्द में एक्सेस मिला। 1,80,000 पैलेट्स होती हैं एक प्रिज्म मिसाइल के अंदर। और ये नई मिसाइल है जो अमेरिका ने टेस्ट की लामर्द के अंदर। ना सिर्फ टेस्ट की, 4 मिसाइलों के साथ स्ट्राइक किया एक ऐसे गांव के अंदर जिसकी आबादी 30,000 कुल लोगों की है। तो आप सोचे 7,20,000 पैलेट्स, छर्रों की बारिश कराई गई एक ऐसे इलाके के ऊपर जहां पे से 30,000 लोग रहते हैं। और कहां पे? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सारे रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर। मैं खुद देख के आया हूं वो बिल्डिंगें, दीवारों के अंदर सुराख हुए हैं, घरों घरों के ऊपर छर्रों की बारिश अभी तक, क्योंकि जाहिर है काफी लोगों ने तो रेनोवेशन कर दिए हैं, लेकिन अभी तक काफी ऐसे लोग हैं जो वापस नहीं आए हैं। और ऐसा हमला हुआ है कि एक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां पे बच्चियां वॉलीबॉल खेल रही थी उनके ऊपर जो है एक मिसाइल गिरी, 2 मिसाइलें गिरी। एक स्कूल था और रेजिडेंशियल एरिया 2 थे, उनके ऊपर मिसाइलें गिरी। और एल्यूमिनियम फैक्ट्री के ऊपर जो है वो मिसाइलें गिरी। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका ने 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया इस मिसाइल का प्रोडक्शन बजट लॉकहीड मार्टिन के साथ। मतलब हैरत की बात है कि एक मुल्क के ऊपर आपने टेस्टिंग, मतलब मैं कहूं, अभी भी मैं यही कहूंगा कि ईरान के साथ जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है जो गाजा के साथ हुआ, जो फलस्तीन के साथ हुआ। कुछ भी नहीं है वो जो दूसरे जगहों पे हमने देखा होता हुआ। लेकिन बहरहाल जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और जो मैंने डैमेज और डिस्ट्रक्शन देखी है, बहुत बहुत मतलब मैं कहता हूँ ये जुल्म है जो हुआ है यहाँ पे। और दुनिया को आई थिंक तमाम जगहों पे जो भी जितनी भी चीजें हुई और आज भी जितनी चीजें हो रही हैं उसके ऊपर आई थिंक खामोश नहीं बैठना चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट हम ये न्यूट्रलिटी वाली जर्नलिस्ट जो है वो नहीं रख सकते। आई थिंक ट्रूथ बेस्ड जर्नलिस्ट करनी चाहिए, जो सच है वो बोलना चाहिए।